इंडिया इज नॉट अ नेशन। सही सुना आपने, भारत एक राष्ट्र नहीं। बट वेट, बिफोर यू स्टार्ट कॉलिंग मी नेम्स, आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड देन थिंक ऑन योर ओन। इस वीडियो का टाइटल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर्सेस यू। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज यू। बाय यू आई मीन द पीपल ऑफ इंडिया and the different identities that they hold. इंडिया एक कॉम्प्लेक्स देश है जहां हर एक व्यक्ति के पहचान की कई परतें होती हैं। तो आइए पहचान की इन परतों को अनरैप करें। पटियाला में रहने वाला व्यक्ति खुद को पंजाबी आइडेंटिटी से आइडेंटिफाई करता है। मदुरई में रहने वाला खुद को तमिलियन आइडेंटिटी से आइडेंटिफाई करता है। हमारा स्टेट या रीजन शायद हमारा सबसे करीबी होमोजेनस एंटिटी होता है। दो लोग जिनका एथनिक या रिलीजियस बैकग्राउंड बेशक अलग हो, पर अगर वो एक ही स्टेट या रीजन के निवासी हैं तो वो कुछ सिमिलर कल्चर और वैल्यूज शेयर करते होंगे, सेम लॉज को फॉलो करते होंगे और शायद एक ही भाषा भी बोलते हों। एक एग्जाम्पल लेते हैं और शायद आप में से कई लोग इस एग्जाम्पल से चौंक जाएंगे। बिहार में हिंदुओं के साथ साथ कई मुस्लिम्स भी छठ पूजा का त्योहार मनाते हैं। यहाँ तक कि वो सूरज की पूजा भी करते हैं और व्रत भी रखते हैं। बैसाखी, अ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब, इसे सिर्फ हिंदू या सिख नहीं, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस भी सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, हम स्टेट आइडेंटिटी और रीजनल आइडेंटिटी को इंटरचेंज करके यूज तो कर लेते हैं, पर ये दोनों पूरी तरह सेम नहीं है। अ पर्सन फ्रॉम वेस्ट बंगाल हैज अ बंगाली आइडेंटिटी। महाराष्ट्र में रहने वाला हैज अ मराठी आइडेंटिटी, बट अ पर्सन फ्रॉम यूपी डज नॉट हैव अ डिस्टिंक्ट यूपी आइडेंटिटी। उसी तरह कोई डिस्टिंक्ट एमपी आइडेंटिटी नहीं होती और ना ही कोई अलग बिहारी आइडेंटिटी होती है। वेस्टर्न यूपी वाले खुद को हरियाणा से बहुत रिलेटेड फील करते हैं और ईस्टर्न यूपी यानी पूर्वांचल के लोग भोजपुरी भाषी बिहार से। अगर हम नॉर्दर्न बिहार में आए तो यहाँ एक डिस्टिंक्ट मैथिली आइडेंटिटी है जो कि एंशिएंट मिथिला रीजन से कोइंसाइड करता है। इसी तरह राजस्थान में एक डिस्टिंक्ट मारवाड़ी आइडेंटिटी है जिसका खुद का कोई स्टेट नहीं है और ना ही पूरा राजस्थान मारवाड़ी क्षेत्र में आता है। हरियाणा की हरियाणवी आइडेंटिटी जो कि कंपैरेटिवली नई है, 1966 में हरियाणा के फॉर्मेशन के बाद डेवलप हुई। कई बार ये रीजनल आइडेंटिटी अलग अलग रूप में हमारे सामने आती है, जैसे लैंग्वेज आइडेंटिटी और यहाँ तक कि कास्ट आइडेंटिटी के रूप में भी। रीजनल आइडेंटिटी यानी क्षेत्रीय पहचान कई बार इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि ये मूवमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स में तब्दील हो जाती है, जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी माणूस मूवमेंट या फिर आर्यन द्रविडियन डिवाइड, जिसके बेसिस पर तमिलनाडु में आज भी पॉलिटिक्स होती है। लेट्स लुक एट सम डेटा टू अंडरस्टैंड कि हमारे देश के लोगों के लिए रीजनल आइडेंटिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। 2016 से 2019 तक अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी एंड लोक नीति के कोलैबोरेशन से एक नेशन वाइड सर्वे किया गया, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी बिटवीन इलेक्शंस। सर्वे में लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ, और 4 ऑप्शंस दिए गए। फर्स्ट, मोर नेशनल, सेकंड, मोर रीजनल, थर्ड, बोथ इक्वली, या फिर फोर्थ, डोंट नो। सर्वे के हिसाब से 36% लोग खुद को ज्यादा इंडियन मानते हैं, 30% खुद को ज्यादा रीजनल आइडेंटिटी से आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे मराठी, पंजाबी एटसेट्रा, और 27% दोनों ही आइडेंटिटीज को इक्वली इंपॉर्टेंट मानते हैं, एंड 7% सेड डोंट नो। आप देख सकते हैं कि 30% लोग यानी अराउंड 42 करोड़ पीपल आज भी खुद को अपनी रीजनल आइडेंटिटी से ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं। एंड व्हाई नॉट? ब्रिटिशर्स के आने से पहले ही हम अपनी भारतीय आइडेंटिटी भूल चुके थे। वी वर पंजाबीज, बंगालीज, मराठीज, बट नॉट इंडियंस। ये सोच कि पूरा भारत एक नेशन या नेशन स्टेट हो सकता है, फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान री इमर्ज हुआ, और इसीलिए कई लोग ये मानते हैं कि ये रीजन्स अपने आप में नेशंस हैं। पर क्या आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से
आपके स्टेट या रीजन के कई टुकड़े किए जा सकते हैं, even without your permission. As per Article 3 of the Constitution, the Parliament, with the prior recommendation of the President, can enact a law to create a new state. The President has to refer the bill to the concerned state, but the Parliament is not bound by the views of the state. अगर आसान भाषा में बोलूं तो केंद्र सरकार जब चाहे आपके स्टेट के कई टुकड़े कर सकती है। आपका स्टेटहुड और आपकी रीजनल आइडेंटिटी एक पल में गायब। Isn't this unfair? I will answer this later. पर उससे पहले उस आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं जो कि सबसे बड़ा डिवाइडर है। साल 2013 पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंसेज PLOS बायोलॉजी में एक आर्टिकल पब्लिश होता है, द ज्योग्राफी ऑफ रीसेंट जेनेटिक एंसेस्ट्री अक्रॉस यूरोप बाय पीटर रैल्फ एंड ग्राहम क्रूप। इस आर्टिकल में ऑथर्स बताते हैं कि सारे यूरोपियंस की एंसेस्ट्री सेम है। अगर आप 1500 साल पीछे जाएं तो कुछ ग्रुप्स थे जो पूरे यूरोप में फैले और आज के यूरोपियंस के पूर्वज इसी कॉमन ग्रुप के मेंबर्स थे। लेकिन आज यूरोप में अलग अलग कल्चर्स और लैंग्वेजेस के बेसिस पर कई देश बन चुके हैं। लेट्स सी द लिस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज एंड देयर ऑफिशियल और नेशनल लैंग्वेजेस। अल्बेनिया अल्बेनियन, बल्गेरिया बल्गेरियन, डेनमार्क डैनिश, फ्रांस फ्रेंच, जर्मनी जर्मन, ग्रीस ग्रीक, इंग्लैंड इंग्लिश, नॉर्वे नॉर्वेजियन, पोलैंड पोलिश, स्पेन स्पेनिश, स्वीडन स्वीडिश, एंड द लिस्ट गोज ऑन। आप देख सकते हैं कि हर देश के पास अपनी एक यूनिक लैंग्वेज है। मैकियावेली, जिनकी पॉलिटिकल थ्योरी को वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी में एक फंडामेंटल थ्योरी माना गया है, उनके हिसाब से भी भाषा एक नेशन स्टेट के लिए कॉर्नरस्टोन यानी आधारशिला है। पाकिस्तान हमसे रिलीजन के बेसिस पर अलग हुआ, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के डिवीजन की बहुत बड़ी वजह भाषा थी। भाषा शायद एक इंडिविजुअल की सबसे करीबी पहचान होती है। हमारे देश में भी लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बाद किस तरह भारत का नक्शा चेंज हुआ वो आप अपने स्क्रीन्स पे देख सकते हैं। किसी लैंग्वेज को डेवलप होने में कई सदियां लग जाती हैं और इस लैंग्वेज में वहाँ के रीजनल कल्चर के कई फीचर्स होते हैं। लैंग्वेज किसी सोसाइटी के बारे में, डिफरेंट जेंडर्स और सोशल ग्रुप्स के बारे में बहुत कुछ बताता है। लैंग्वेज हमारी नेशनल या रीजनल आइडेंटिटी के परसेप्शन से इतना ज्यादा जुड़ा होता है कि अगर कोई हमारी जगह पर हमारा लैंग्वेज ना बोले तो हम उसे नीचा भी दिखाने लगते हैं। ये वीडियो देखिए। Why we will speak in Kannada? Because we are from Karnataka. This is our land, okay? This is our land. Okay. This is our land, not your land. Okay. You have to speak in Kannada. Okay. Why should I speak in Hindi? Okay. Why should I speak in Hindi? यहाँ ये सज्जन अपनी मातृभाषा को लेकर इतने अड़ियल बन चुके हैं कि अपने स्टेट को लेकर इनकी नेशनलिस्टिक फीलिंग शोविनिज्म में कन्वर्ट हो गई है। लैंग्वेज आइडेंटिटी कई बार रीजनल आइडेंटिटी के जैसा प्रतीत होता है, पर दैट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, सिंधी लैंग्वेज, जो कि सिंधी लोगों द्वारा बोली जाती है। भारत में मैक्सिमम सिंधी लोग पार्टीशन के बाद आए थे और इनका ओरिजिनल होमलैंड है पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस। तो सिंधी लोगों की लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी तो है, पर इंडिया में कोई रीजन नहीं है जिसे वो अपने रीजनल आइडेंटिटी से जोड़ सकें। उसी तरह संथाली लैंग्वेज के स्पीकर्स किसी एक स्टेट या रीजन में नहीं रहते। संथाली स्पीकर्स वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में छितराए हुए हैं। ये तो वो भाषाएं हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला हुआ है, पर उन लैंग्वेजेस का क्या जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला? उन लैंग्वेजेस से भी तो लोग खुद को आइडेंटिफाई करते ही होंगे। व्हाट अबाउट भोजपुरी, हरियाणवी और तुलु? बेशक लोग इन भाषाओं से भी खुद को आइडेंटिफाई करते हैं। उनका लोकल कल्चर, फोकलोर्स सब उनके लैंग्वेजेस से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं।
पर इन लैंग्वेजेस के बहुत एंशिएंट ना होने की वजह से या एक्सटेंसिव लिटरेचर ना होने की वजह से इन्हें ऑफिशियल लैंग्वेज का रिकॉग्निशन नहीं मिला। अच्छा, ये तो हम सब जानते हैं कि सदर्न स्टेट्स में लैंग्वेज के बेसिस पे बहुत पॉलिटिक्स होती है, पर नॉर्दर्न स्टेट्स में किस आइडेंटिटी के बेसिस पे पॉलिटिक्स होती है? शायद आप में से कई लोगों ने गेस भी कर लिया होगा। मैं यहां आपसे ऊंच नीच या छुआछूत के बारे में बात नहीं करने वाला, और ना ही मैं यहां कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में कुछ बोलने वाला हूं। मैं तो यहां बस हमारी सोसाइटी का एक फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूं। टेक अ लुक एट दीज पिक्चर्स। इन फोटोज से ये बिल्कुल क्लियर है कि इन लोगों के मन में कास्ट कॉन्शियसनेस कितनी हाई है। ये सब ओपनली अपना कास्ट डिस्प्ले करने में कितना प्राउड फील करते हैं। आज जो कास्ट सिस्टम है हमारे देश में, वो वैदिक काल के वर्ण व्यवस्था से बहुत अलग है। आज कास्ट एक जैसे लोगों की एक कम्युनिटी बन चुकी है, जिसमें लोग सेम प्रोफेशन प्रैक्टिस करते हैं, सिमिलर कस्टम्स और सेम एंसेस्ट्री शेयर करते हैं। एक थ्योरी है सोशल आइडेंटिटी थ्योरी ऑफ इंटर ग्रुप बिहेवियर, जिसके हिसाब से लोगों के लिए अपने ग्रुप की सदस्यता का समर्थन करना उनके खुद की आइडेंटिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ इंडियन स्कॉलर्स का ये मानना है कि साउथ एशिया में लोगों के लिए बाकी सारी सोशल आइडेंटिटीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी कास्ट आइडेंटिटी। और इसीलिए जब हम देश में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को देखते हैं, स्पेशली स्टेट इलेक्शंस में, तो ये साफ दिखता है कि लोग अपने कास्ट ग्रुप्स में एकजुट होके उसी पार्टी को वोट देते हैं जो कि उनके कास्ट को सपोर्ट करने का दावा करती है। बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे स्टेट्स में तो ये फिनोमिना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी स्टेट्स में कास्ट पॉलिटिक्स नहीं होती। कास्टिज्म और कास्ट पॉलिटिक्स के लिए पूरा भारत समान रूप से जिम्मेदार है। ये सच है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी तरह की कास्ट आइडेंटिफिकेशन को डिस्करेज करता है। ये भी सच है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को सपोर्ट करने के लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करता है। ये बात कई लोगों को कॉन्ट्राडिक्टरी जरूर लगती होगी, बट इट इज व्हाट इट इज। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में इस मामले में कोई सुधार नहीं हुआ। अगर हम शहरों में देखें तो पिछले कुछ डेकेड्स में काफी सुधार आया है। आज शहरों में कास्ट मोबिलाइजेशन बहुत कम देखने को मिलता है, और ना ही शहरों में कास्ट बेस्ड गेटोइजेशन देखने को मिलता है। रूरल एरियाज में बेशक आज भी कास्ट बेस्ड गेटोज देखने को मिलते हैं, पर शहरों में बहुत कम। बाय द वे, गेटोइजेशन मीन्स लिविंग इन गेटोज, and a ghetto is an area populated largely by members of a particular community. Simply put, जब अलग अलग कम्युनिटीज सेग्रीगेटेड होकर रहने लगती हैं तो उसे गेटोइजेशन कहते हैं। अब शहरों में कास्ट बेसिस पर गेटोज तो नहीं मिलते, पर गेटोज दिखते जरूर हैं। हाँ, शहरों में भी गेटोज दिखते हैं, गेटोज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इंडिया रिलीजन के बेसिस पे एक बार डिवाइड हो चुका है, पर आपको कई बार ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बोलते हैं कि रिलीजन डज नॉट मैटर एट ऑल, या फिर इफ यू आर एन इंडियन, रिलीजन डज नॉट मैटर। You know, sometimes I feel pity over these people having such a simplistic view. हमारा संविधान बेशक रिलीजियस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, पर पॉलिटिक्स और सोसाइटी जरूर करती है। पॉलिटिक्स और रिलीजन हमेशा से ही एक दूसरे से जुड़े रहे हैं, और हम कितनी भी कोशिश कर लें, किसी न किसी रूप में इनका ये एसोसिएशन हमेशा बना रहेगा। और पॉलिटिक्स और रिलीजन का ये एसोसिएशन प्रूफ करता है कि लोगों का कितना गहरा झुकाव है अपने रिलीजन के प्रति। बहुत लोग बोलते हैं कि हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, लेकिन सच्चाई तो ये है कि एवरी रिलीजन इज अ वे ऑफ लाइफ विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। रिलीजन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमें बहुत सी बातें सिखाता है। आप किसी भी रिलीजन को उठा के देख लीजिए, उसमें आपको आपके जीवन से जुड़ी सभी बातों के बारे में कुछ न कुछ मिल ही जाएगा।
रिलीजन के पास हमारी हर बात का जवाब है, हमारी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। अब वो सल्यूशन कितना सही है या गलत, ये एक अलग टॉपिक है। रिलीजन की एक और बहुत अच्छी बात है कि ये बुरे वक्त में हमें गाइड करता है, हमें होप देता है, या एटलीस्ट हम ये मानते हैं। अच्छा, चलिए रिलीजियस आइडेंटिटी पे वापस आते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी कोशिश की गई है कि हर सिटीजन के रिलीजियस आइडेंटिटी की पूरी रिस्पेक्ट की जाए। कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 25 से 28 हर भारतीय को ये राइट देते हैं कि वो जो चाहे बिलीफ या फेथ रख सकता है। वो अपने रिलीजन के हिसाब से अपने कस्टम्स को फॉलो करने के लिए फ्री है। लेकिन अगर हमारे रिलीजियस बिलीफ्स या कस्टम्स कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे फंडामेंटल राइट्स से कॉन्ट्राडिक्ट करें तो उस केस में क्या होना चाहिए? क्या ऐसे कस्टम्स को चेंज करके बाकी फंडामेंटल राइट्स को बचाना चाहिए, या हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी को बचाने की खातिर इन फंडामेंटल राइट्स की कुर्बानी दे देनी चाहिए? कोई भी रिलीजन या भगवान को इंसान के बनाए गए लॉज थ्रेटन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमें यह लगता है कि गवर्नमेंट या कोर्ट के एक्शन से हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी खतरे में है। अगर आप थोड़ा भी ध्यान से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि संविधान को आपकी बाकी आइडेंटिटीज से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। संविधान के हिसाब से आपकी सिर्फ एक ही परमानेंट आइडेंटिटी हो सकती है, और वो है आपकी नेशनल आइडेंटिटी, यानी इंडियन। हम ये भी जानते हैं कि हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप सिस्टम है, इसीलिए इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से स्टेट में रहते हैं। और जहां तक बात है स्टेटहुड की, तो जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऐसे ही स्टेट्स का विभाजन नहीं कर देती। विभाजन की मांग मोस्टली स्टेट्स के अंदर से ही आती है, और ऐसे डिसीजंस पूरी तरह सोच समझ के लिए जाते हैं। बोडो, संथाली और मैथिली जैसे लैंग्वेजेस जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्राप्त है, ये प्रूव करते हैं कि लैंग्वेज या कल्चरल प्रोटेक्शन के लिए किसी लैंग्वेज को अलग स्टेट की जरूरत नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के एंशिएंट हेरिटेज को प्रोटेक्ट करता आया है और करता रहेगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेशक एक सेक्रेड डॉक्यूमेंट है, जिसने हमें इंडियन के रूप में एक लीगल आइडेंटिटी दी है, पर हमारी भारतीय पहचान प्राचीन है, और हमारा संविधान हमारे मूल्यों का एक रीइंकारनेशन या रीबर्थ है। मिडिवल टाइम्स में हम शायद अपने भारतवर्ष की पहचान को भूल चुके थे, पर कई एंशिएंट टेक्स्ट ये प्रूव करते हैं कि एक भारतीय के तौर पर हमारी एक राष्ट्रीय पहचान थी। आचार्य कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में किंग एम्परर के एरिया ऑफ ऑपरेशन का एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया है। इसको चक्रवर्ती क्षेत्रम या भारतवर्ष भी कहा गया। बुक 9 चैप्टर 1 वर्स 18 ऑफ कौटिल्या's अर्थशास्त्र says, the area extending from the Himalayas in the north to the sea in the south and 1,000 yojanas wide from east to west is the area of operation of the king emperor. डायना एल एक हार्वर्ड स्कॉलर ने अपनी फेमस पुस्तक इंडिया अ सेक्रेड जियोग्राफी में कहा, India's unification was accomplished by the wanderings of pilgrims from Hinglaj Mata temple, which is now in Balochistan, to Dhakeshwari temple, which is now in Bangladesh, from Sharika Devi temple in Kashmir to Rameshwaram in Tamil Nadu. इन सब के अलावा हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट्स में भारतवर्ष के कई सारे रेफरेंसेस हैं जो प्रूफ करते हैं कि इंडिया इज नॉट जस्ट अ नेशन, इट इज अ सिविलाइजेशनल नेशन। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपनी आइडेंटिटी को कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह देखते हैं, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि कॉन्स्टिट्यूशन आपकी सभी आइडेंटिटीज की रिस्पेक्ट करता है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो बस कुछ सेकंड्स के लिए ये कन्नड़ा सॉन्ग सुनिए, जिसे कर्नाटका स्टेट एंथम भी बोला जाता है। ಭೂದೇವಿಯ ಮಕುಟದ ನವಮಣಿಯೇ, ಗಂಧದ ಚಂದದ ಹೊನ್ನಿನ ಕಣಿಯೇ, ರಾಘವ ಮಧುಸೂದನರವತರಿಸಿದ
सुना आपने, कितनी ब्यूटीफुल लाइंस हैं। भारत जननीय संताने, जय हे कर्नाटक माते। ब्यूटीफुल लाइंस फॉर अ प्राउड कन्नडिगा, फॉर अ प्राउड इंडियन। और अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं भी खुद को अपने रिलीजन, रीजन और लैंग्वेज से आइडेंटिफाई करता हूं, पर मेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आइडेंटिटी भारतीय थी और भारतीय रहेगी। व्हाट इज योर्स? रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स।